गुड इवनिंग दिशा। हेलो। गुड इवनिंग सर। कैसे हो दिशा? ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था। प्लीज। सर जो असाइनमेंट दिए गए थे हमें, उसमें हाँ हमें हाँ। मेरे को मेल आई थी कि आप ईमेल कर सकते हो अपने असाइनमेंट स्कैन करके। क्या तो ईमेल आप आई थी? जो मेरे को पहले ईमेल आई थी आरसी तुम। चंडीगढ़ से हाँ हाँ। कि अपने असाइनमेंट बना के आप उनको ईमेल आरसी चंडीगढ़ उस पर आप ठीक मेल है। कर सकते हो असाइनमेंट को। ठीक है। अब मेरे पास है कि आपको ईमेल के थ्रू ठीक हमें है। आपने पहले करेंगे कैसे आप असाइनमेंट भेजा था? किस तरह से भेजा अपने। था आपने असाइनमेंट पहले? सॉफ्ट कॉपी सर ये भेजा मेरा था या फर्स्ट टाइम, मेरे आपने को जो अपने मेल आई हैंड थी रिटन? उसमें यही लिखा था हैंड रिटन। सर हैंड रिटन से फिर मैंने स्कैन करके फिर उसको सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ बना के फिर सेंड मेल किया था। फिर क्या प्रॉब्लम है? इवैल्यूएट हो जाएंगे तो उसमें क्या दिक्कत है? वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वहीं से कल मेल आई है मेरे को मॉर्निंग में। क्या जैसे लिखा है बताऊं? एक सेकंड से। तो उसमें लिखा है कि सॉफ्ट कॉपी और असाइनमेंट है। हम्म। आप अपने असाइनमेंट अपने अध्ययन केंद्र में जमा करवाएं और असाइनमेंट जमा रसीद हम्म। प्राप्त करें। सर ये ये आपका आया है सेंटर कौन सा है? रीजनल। सेंटर कौन? आपका स्टडी सेंटर ये कौन सा है? चंडीगढ़ ये चंडीगढ़ से आया है मेरे को। मेरा उसमें एक सोवेट है, नहीं नहीं, इग्नू मैदानगढ़। जिस समय आपने एडमिशन लिया उस समय आपका सेंटर आपने चूज किया होगा ना, मैदानगढ़ चूज किया था। हाँ जी, सो उसमें वोकेशनल सेंटर है, वो वाला आया था मेरे पास। आप रहने वाले कहाँ के हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं ना? हाँ आपने जी सर। सेंटर भी दिल्ली चूज किया होगा अपना। हाँ जी सर। पर छोड़िए वो डेट इग्नू विल सी, आप उसके लिए चिंता ना करें बिल्कुल भी, वो हो जाएगा। वो असाइनमेंट चाहे चंडीगढ़ इवेल्युएट करे आपको या दिल्ली इवेल्युएट नहीं, करे। मैं उसमें ऑप्शन ये था ना कि उन्होंने कहा था कि आप चंडीगढ़ की ईमेल वेबसाइट जो हमारे जैसे आप उसमें मेल करना है, और दो मेल हम्म। आईडी इग्नू के स्टडी सेंटर में आपको मेल करना है। तो मेरे को ये जो हाँ मेल हाँ। अभी आई है ये आर सी चंडीगढ़ से आई है। कि आपको अपने स्टडी सेंटर पे जमा करने हैं। हाँ जी। सॉफ्ट कॉपी, सॉरी सॉफ्ट हार्ड कॉपी कॉपी। जमा करवानी। हार्ड एक्चुअली कॉपी, क्या है ना, सॉफ्ट कॉपी नहीं है। रीजनल सेंटर चंडीगढ़ नोडल है काउंसलिंग कराने के लिए। ओके। ठीक है। और आपका स्टडी सेंटर दिल्ली में एसओवीईटी है। ठीक। हाँ जी। पर आप चिंता ना करें, कोई इशू नहीं है। आपके असाइनमेंट तो आपके पास रेडी है ना? हाँ जी सर। आपके असाइनमेंट तो आपके ईमेल पर रेडी हैं। आपने आरसी चंडीगढ़ को भी कॉपी भेजी है, मीन्स आप डिले नहीं है, आपको डिले कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है। ओके। आरसी चंडीगढ़ में जो देख रहे हैं उनको उनको हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि इन असाइनमेंट को आरसी चंडीगढ़ पर ही इवेलुएट करा लें, कोई दिक्कत नहीं है। सर मैंने उनको ठीक इग्नू है। वाले पे भी सेंड कर दिया था। एसओवीईटी वाले पे है सोवेट। ना? हाँ जी, हाँ, दोनों कोई के कोई पास इशू नहीं, कोई सोवेट और इशू नहीं। इग्नू। और वहाँ पर जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं, हम उनसे खुद पर्सनली बात कर लेंगे। दैट विल बी इवैल्यूएटेड, नो इशू। बट असाइनमेंट आपके हैंड रिटन होने चाहिए। नंबर हाँ सर, एक। बिल्कुल हैंड रिटन है। नंबर एक। नंबर दो, हैंड रिटन पर भी आपका सिग्नेचर होना जरूरी है असाइनमेंट के पेजों पर। क्योंकि हर एक पेज अगर नंबर पर। हाँ, मैं अगर असाइनमेंट लिख लूँ तो उसको तो कोई भी और भी यूज कर सकता ओके। है ना? उसके बाद कोई इशू नहीं आएगा आपको, आपके असाइनमेंट इवेल्युएट होंगे। नो इशू। ठीक है। ठीक है। हाँ, ठीक है उसके लिए सर। आप चिंता मत करिए। दैट इग्नू विल टेक केयर। ओके, थैंक यू सर। हाँ, कोई इसके लिए इतना चिंता होने की जरूरत नहीं है साहब। वंस आपने असाइनमेंट तैयार कर लिए हैं तो आपके असाइनमेंट इवेलुएट होंगे। ओके। ठीक है सर। चलो आज थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। कल तक आपने जो MVE 5 था, दैट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन कौन से पॉइंट, कौन कौन से चीज़ इन्वॉल्व होती है, उन सब के बारे में आपने पढ़ा होगा, समझा होगा और डिस्कस भी किया होगा अपने काउंसलर के साथ। अब हम मूव कर रहे हैं MVE 6।
दैट इज मीन्स वट एवर वी हैव लर्न, हमने जो पढ़ा है उसको हम कैसे यूज करेंगे अपने और अपने ऑर्गेनाइजेशन के फर्दर ग्रोथ के लिए। तो अगर हम इसकी बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, तो ग्रोथ डिपेंड करती है आपकी मार्केटिंग पर। द फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे आई सेड कि मार्केटिंग का, मैनेजमेंट का एक बहुत क्लियर और बहुत थंब रूल है कि जो दिखता है वही बिकता है, इसलिए मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इफ़ यू सी 1968 से पहले तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लोग मार्केटिंग को इतना समझते भी नहीं थे कि मार्केटिंग नाम की कोई चीज़ है। सबसे पहले ऑल इंडिया रेडियो पे मार्केटिंग शुरू हुई, और वो भी विदाउट ऑडियो, उस समय तो रेडियो चलते थे। उसके बाद कुछ लोगों ने फिर इसको एडवर्टाइज के रूप में प्रयोग किया, मार्केट किया, लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताया कि किस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं और उन प्रोडक्ट से क्या क्या फ़ायदे हैं। यही मार्केटिंग है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मीन्स लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना। इफ़ वी टॉक अबाउट योर दिस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल और प्रोस्पेक्टिव जॉब प्रोफाइल, मीन्स इस प्रोग्राम को करने के बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट वी विल वर्क एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव और सम प्रैक्टिशनर। तो दोनों ही केस में मार्केटिंग टेक प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि हमें अपने क्लाइंट तक पहुंचने के लिए जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है, दैट इज मार्केटिंग। और मार्केटिंग तो पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज मार्केटिंग। तो आई एम शेयरिंग वन स्लाइड विद यू टू डिस्कस व्हाट इज मार्केटिंग। Yeah, this is introduction to marketing and its concept। मीन्स मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ेंगे और उसके क्या कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं इस टॉपिक के, इसके जो आज की जो हमारी यूनिट है इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मीन्स इसको पढ़ने के बाद व्हाट इज एक्सपेक्टेड, देन हम वो समझ चुके होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या मीनिंग है, मीन्स क्या परिभाषा है और क्या उसके फर्दर स्कोप्स हैं। उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि जो डिफरेंट काइंड की जो फिलॉसफी है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, उनको समझेंगे। तीसरे हैं जो की फैक्टर्स हैं मार्केटिंग के। देयर आर सो मैनी की फैक्टर, की एलिमेंट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, तो वो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। थर्ड है कि क्या हिस्ट्री रही है मार्केटिंग के, ये और कब से ये डिसिप्लिन के रूप में काम करना शुरू किया। ऑल्दो हम लोग देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इफ आई एम बिकमिंग वेरी फॉर्मल, तो हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में हर आदमी एक दूसरे को राय देता है, यानी कि किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी न किसी चीज़ के बारे में वो मार्केटिंग ही कर रहा होता है। लेकिन यहाँ थोड़ी सी प्रोफेशनल मार्केटिंग शुरू हो जाती है जब वो प्रोफेशन के साथ जुड़ जाती है। तो आज हम इसको और उसके बाद में पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से फंक्शन हैं मार्केटिंग के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज मार्केटिंग। So as per your study material, and it is true that marketing is a wonderful thing. Why it is wonderful? Because it is explaining about the product, it is explaining beauty of the product, it is explaining the importance of product। मीन्स प्रोडक्ट के बारे में, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में चर्चा होती है अपने क्लाइंट के साथ। वो किस मीडियम से होगी, इट मे बी थ्रू प्रिंट मीडिया, इट मे बी थ्रू आपका ये सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। देयर मे बी सेवरल मेथड्स, इवन वर्ड ऑफ माउथ, फेस टू फेस, by visiting the homes, by visiting door to door। तो देर आर सेवरल काइंड ऑफ मार्केटिंग। लेकिन मार्केटिंग किस तरह से वंडरफुल है, इसको थोड़ा सा हम इनको डेफिनेशंस के रूप में इसको समझने का कोशिश करेंगे। इफ आई टेक फर्स्ट डेफिनेशन, देन मार्केटिंग originate with recognition of a need
on the part of consumer and terminates with the satisfaction of that need by delivery of a usable product at right time, at right place, and it is acceptable price. Means मार्केटिंग में ये बड़ी इम्पोर्टेंट है कि जब हम कॉम्पिटिटिव मार्केट में आ जाते हैं तो वहाँ हम ये देखते हैं अगर प्रोडक्ट सेम है, किसके प्राइस सबसे कम है, तब ये कौन सा प्रोडक्ट हमको इजीली एक्सेसिबल होगा, ऐसे नहीं कि वो उसकी शॉर्टेज हो रही है, या फिर हमारा कौन सा प्रोडक्ट है जो हमारे घर पे इजीली पहुंच जाएगा। इन सब के बारे में अगर कोई मार्केटिंग पर्सन अगर इन सब के बारे में अगर इंफॉर्मेशन देता है तो इट इज ट्रीटेड एज गुड मार्केटिंग और इवन गुड प्रोडक्ट। दूसरा, मार्केटिंग इज ए व्यू पॉइंट। ये लोगों का यानी कि कस्टमर का भी व्यू पॉइंट है, क्योंकि मार्केटिंग वन साइड नहीं होती है। कई बार मार्केटिंग करने वाले को फीडबैक के रूप में बहुत सारे क्वेश्चंस भी झेलने पड़ते हैं, दैट क्वेश्चंस में बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव। तो मार्केटिंग इज ए व्यू पॉइंट which looks at an entire business process as a highly integrated effort to discover, create, arouse and satisfy consumer needs। कंज्यूमर की नीड्स कौन सी हैं, अगर कोई प्रोडक्ट ऐसा है और उस प्रोडक्ट के बारे में वो सारी खूबियाँ, वो सारी क्वालिटीज अगर हैं जो कस्टमर की नीड को फुलफिल करती हैं, देन मार्केटिंग इज ए गुड टू रीच द कस्टमर और क्लाइंट। मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू सोसाइटी। देखिए, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्शन फर्म में या किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना है, लेकिन जब तक उसकी क्वालिटीज़ के बारे में अगर कस्टमर को, कंज्यूमर को अवेयर ना किया जाएगा तो वो प्रोडक्ट उन तक ना तो पहुंच पाएगा और ना ही वो लोग उसको खरीदने के लिए मोटिवेट होंगे और ना ही वो उसको खरीदेंगे। तो यहाँ इम्पोर्टेंट प्लेस होता है आपकी मार्केटिंग का। मार्केटिंग के थ्रू जो हमारा मार्केटर पर्सन है, दैट मे बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी प्रोडक्ट। इफ आई टॉक अबाउट मेडिकल इंडस्ट्री, देन इट मे बी द मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। he or she tells about the qualities of product to the customer। तो यहाँ पर जो हमारी जो सोसाइटी है उसकी लिविंग के अकॉर्डिंग अगर कोई उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अकॉर्डिंग अगर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, दैट इज आल्सो कम्स अंडर द मार्केटिंग। एक अमेरिकन एसोसिएशन है मार्केट के बारे में, जो दैट इज अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। इसने अपने आप एक डेफिनेशन दी है मार्केटिंग की, दैट इज इट इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग the conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and service to create exchange that satisfy individual and organization goals। As I said कि यहाँ जो मार्केटिंग है that is not one way। what people do, सबसे पहले वो एक सर्वे करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर के कि कितने लोग उसकी प्राइस को लेकर सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग उसके जो साइज है, वेट है प्रोडक्ट का उसके बारे में सेटिस्फाइड हैं, कितने लोग उसकी जो अदर क्वालिटीज हैं, दैट मे बी द काइंड ऑफ फ्रेग्रेंस, दैट मे बी द काइंड ऑफ रैपिंग, दैट मे बी द काइंड ऑफ इवन डिलीवरी मेथड, इन सब के बारे में वो एक सर्वे करते हैं। और उसके बारे में जो फीडबैक जो मिलती है, यानी कि एक्सचेंज के रूप में जो उन्हें सजेशंस, जो इनपुट उनको मिलते हैं, उसके बेस पर वो एक प्रॉपर मार्केटिंग प्लानिंग, प्रॉपर स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि इन चीज़ों को हमें अंडरलाइन करना है, इन चीज़ों को हमें इम्पोर्टेंटली अपने जो क्लाइंट है उनको बताना है, और साथ में हमें जो मार्केटिंग जो हमारे जो कंपटीटर हैं उनसे प्रोडक्शन की क्वालिटी को लोगों को तक पहुंचना है कि हमारी क्वालिटी इन सेंस में बेटर है। तो ये अमेरिकन एसोसिएशन ने डिफाइन किया कि दैट इज मार्केटिंग। If we see, there are some chartered marketing also, Chartered Institute of Marketing ने define किया that marketing is the management process for identifying, anticipating and satisfying customer requirement profitably। If we see, more or less all our definitions are inclined towards the satisfaction or need of individual as well as society। जो भी कोई प्रोडक्ट है, अगर वो प्रोडक्ट मार्केट में है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस मोड्स, थ्रू वेरियस नोड्स, थ्रू वेरियस जितने भी आपके तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों से हमारे क्लाइंट तक, हमारे कस्टमर तक
प्रोडक्ट की क्वालिटी को पहुंचाना ही मार्केटिंग है. So after the definition of marketing, we are going to just to sensitize what is the concept of marketing. Several studies have done on the marketing. That may be the what may be the concept of appropriate concept of marketing. So अगर हम मार्केट जितनी भी स्टडीज हुई हैं उन सबको हम कंबाइन करें तो देर आर वेरी इंटरेस्टिंग और crispy ideas and crispy statements are there. First is that marketing is a kind of exchange concept. That if you see the definitions which we have discussed earlier, वहाँ भी हमको कहा गया है कि marketing is nothing, it is a kind of exchange of concept. Means हम अपने कस्टमर के साथ उस प्रोडक्ट के बारे में, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशंस को, और बेटर उसकी प्रोडक्शन, बेटर उसकी डिलीवरी, बेटर उसकी काइंड ऑफ सेल्स और मार्केटिंग के बारे में हम लोग प्लानिंग करते हैं. सेकंड है इफ वी सी काइंड ऑफ प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में आते हैं कि मार्केटिंग एक तरह से प्रोडक्शन को भी इम्पैक्ट करता है. ऐसे नहीं मार्केटिंग में मान लो हमने कुछ बना लिया और उसमें बहुत सारी हमने तारीफ कर दी और उसके बाद में वो अगर वो एक बार को प्रोडक्ट चल भी गया एंड इट इज़ नॉट ट्रू कि वो आगे फर्दर फ्यूचर में भी वो दोबारा चलेगा. इसलिए बेस्ड ऑन द फीडबैक, बेस्ड ऑन द सजेशंस ऑफ कस्टमर्स, प्रोडक्शन भी हमें कई बार फर्म को कई बार उसको मॉडिफाई करना पड़ता है, कई बार चेंज करना पड़ता है, क्योंकि और प्रोडक्शन को इस तरह से बनाना पड़ता है दैट मे फेवर द नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द कस्टमर एज वेल एज सोसाइटी. थर्ड है हमारा ये था आपका प्रोडक्शन, कि हम किस तरह से उसको बना रहे हैं. कई बार क्या होता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें रॉ मटेरियल हमने प्रॉपर नहीं लिया और उसको प्रॉपर जो मशीन्स हैं उनका यूज़ नहीं किया, या प्रॉपर जो हैंडलिंग है प्रोडक्शन की उसको नहीं किया, कई बार सैनिटाइज वे में हमने उसको नहीं तैयार किया है, तो वो कस्टमर को दिखता है. आपने देखा होगा कि बहुत बार एक प्रोडक्ट आपने कोई ख़रीदा और उसमें आपको पता लग जाएगा कि इस प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कमी है. कई बार चीज़ों में बबल्स आते हैं और या कई सारी खामियां होती हैं जो प्रोडक्शन के लेवल पर हमें देखनी चाहिए कि हम किस तरह की चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने कस्टमर को. यहाँ एक चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, क्योंकि एक है कि व्हेन द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एक्सीड द सप्लाई, मैनेजमेंट शुड लुक फॉर वेज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन. आपने देखा है कि आपने कोई प्रोडक्ट्स बनाया और वो मार्केट में भी उसको मार्केटिंग से थ्रू उसको मार्केट में उतार भी दिया, लोगों को पसंद भी आने लगा. लेकिन अगर हमारा प्रोडक्शन की स्पीड या प्रोडक्शन के जो हब्स हैं अगर वो सफिशेंट नहीं है, तब भी कई बार हम लोग फर्म को कई बार नुकसान उठाना पड़ जाता है. फिर लोग उसको फिर नापसंद करने लगते हैं. मैंने कहा ना कि सही प्रोडक्शन वो है कि जो राइट टाइम राइट प्लेस पर कस्टमर को अवेलेबल हो, एंड दैट टू with economic price. And the second is when the product cost is too high, improve the productivity is need to bring it down. बहुत सिंपल है कि जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, अगर आपको लग रहा है कि उसका प्रोडक्शन भी ठीक है लेकिन वो मार्केट में उतना सेल आउट नहीं हो रही है, एंड रीजन में भी उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई है, तो जो मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर भी देखना होगा कि वो प्रोडक्ट के प्राइस इस तरह रखे चूँकि कॉम्पिटिटिव में जो इकोनॉमिक प्राइस अगर ₹1 भी कम है किसी प्रोडक्ट का, तो डेफिनेटली कस्टमर विल गो टू बाय दैट प्रोडक्ट ओनली. अगर क्वालिटी भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो अगर ₹1 प्राइस भी लेस है तो और वो इजीली अवेलेबल है, तो आपका जो वो कस्टमर है वो उसी को प्रेफर करेगा. The next is प्रोडक्ट कंसेप्ट. अब इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि हमारा प्रोडक्शन भी सैनिटाइज वे में है, हमारा प्रोडक्शन के जो वेज हैं मीन्स उनकी जो रैपिंग है उनकी सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग जो उसमें जो रॉ मटेरियल यूज करते हैं कई बार वो अगर प्रॉपर ना हो तो आउटपुट के रूप में जो हम प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं वो भी कस्टमर को पसंद नहीं आएगा. यानी कि उसकी क्वालिटी पर भी मैनेजमेंट को ध्यान रखने की ज़रूरत है,
क्योंकि जहाँ कंपटीशन होता है वहाँ रेट्स भी ठीक मिल गए, चले ठीक है, आपको प्रोडक्ट भी सेम मिल रहा है वेट में और इजीली अवेलेबल भी है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी एज पर द ये स्टैंडर्ड नहीं है तो वहाँ पर भी कस्टमर उसको नहीं खरीदेंगे, और नहीं खरीदेंगे के केस में आपको जैसे पहले के मैनेजमेंट में वो सर्वाइवल किसी भी कंपनी का बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज में, और उसके बाद में जो डिफरेंट स्टेज, जैसे पिछले जो रिसोर्स पर्सन उन्होंने बताया होगा कि पहले इनिशियल में यानी कि बर्थ स्टेज में होती है कोई फर्म, वहाँ सर्वाइवल के लिए हमें सोचना पड़ता है। उसके बाद वो थोड़ा चाइल्डहुड में आती है फर्म, वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। उसके बाद जब यंग होता है तब वो अपने आप सर्वाइवल भी होता है और बाकी चीज़ों में भी वो इन्वॉल्व हो जाती है, यानी कि डूइंग सम सोशल एक्टिविटी। और जब वो अपना एक अटर लेवल वो अचीव करती है तो उस समय वो अपने डिफरेंट हब या डिफरेंट इवन अपने आप को एक्सटेंड करती है कि वो रीच बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ें वो सब बेस होता है उनके लिए। सबसे पहला है इनिशियल स्टेज पे अपना जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन करें, और डेट क्वालिटी मेंटेन रहे टिल द जो अपना जो लेवल है, हाई लेवल है प्रोडक्शन का, उसमें भी वो क्वालिटी मेंटेन रहे। कई बार क्या होता है कि स्मॉल लेवल पर तो क्वालिटी मेंटेन हो जाती है, लेकिन जब क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ती है तो वहाँ क्वालिटी कई बार सफ़र कर जाती है। या ऐसे में मैनेजमेंट को चाहिए कि वो प्रोडक्शन की क्वालिटी इंश्योर करे, चाहे वो कितनी बड़ी क्वांटिटी में वो प्रोडक्शन क्यों ना तैयार किया जा रहा हो। थर्ड है सेल्स कॉन्सेप्ट। देखिए सारी की सारी बिजनेस जुड़ी हुई है सेल्स पर। जिस भी कंपनी का, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे क्वालिटी प्रोडक्ट है, चाहे वो क्वांटिटी प्रोडक्ट है, अगर उसकी सेलिंग प्रॉपर नहीं है तो वो कंपनी का फिर सर्वाइवल की इशू आएगा। दूसरा, उसकी जो सेलिंग है वो लार्ज स्केल पर होनी चाहिए, और उसके लिए कंपनी को, मैनेजमेंट को सम प्रमोशन एफर्ट्स टाइम टू टाइम करते रहने चाहिए, और प्रोडक्ट इस तरह से तैयार करें कि वो क्लाइंट कभी भी कहीं भी उसको पिक कर ले, वो मतलब इजीली अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा एक और चीज़ है कि कई बार हमको एज ए फर्म या एज ए मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट, क्योंकि जो आपका जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उसका काम है प्रोडक्शन तैयार करना, वो इन्वॉल्व नहीं होता है मार्केटिंग इन ऑल में या सेल्स में। जो आपका टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, वो इन्वॉल्व होता है कि किस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हमें रखनी है ताकि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रीच बढ़े। ऐसे में जो सेल्स है डेट बिकेम वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिना सेटिस्फैक्ट्री सेल के या बिना कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन के सेल नहीं बढ़ेगी, और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन तभी पॉसिबल है जब हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी। सब कुछ है, हमारा प्रोडक्ट भी है, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी है जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन अगर मार्केटिंग नहीं है वहाँ पर तब भी वो प्रोडक्ट अपने वो जो वेयर हाउस में उसी का पार्ट बन के रह जाएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी मैनेजमेंट को प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए, ताकि प्रोडक्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं, वो कस्टमर तक पहुँचे। किस तरह की जो हमारी मार्केटिंग है, ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 4 मेजर डिस्टिंग्विश फीचर्स हो सकते हैं। पहला है कंज्यूमर ओरिएंटेशन, यानी कि जो हम प्रोडक्ट के हम कंज्यूमर को यहाँ पे सेंटर में रख रहे हैं कि हमें कंज्यूमर की नीड को असेस करना है, और उसके बाद में हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि किस तरह से उसकी नीड को अपने प्रोडक्ट के माध्यम से उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको सेटिस्फाई कर सकें, अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उसको अवेयर कर सकें। दूसरा है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एक्शन। यहाँ इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का मतलब है कि टू वे, इट इज़ काइंड ऑफ टू वे, मीन्स इसमें हमारा जो कस्टमर है वो भी इन्वॉल्व होता है इन ए फीडबैक फॉर्म। अगर हम एग्जांपल देखें कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में हैव आइडेंटिफाइड दैट देयर इज गोइंग टू बी इंक्रीज इन डिमांड ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट विद सम मॉडिफिकेशन। सम मॉडिफिकेशन किसने सजेस्ट किए? दैट सजेस्टेड बाय कस्टमर ओनली। So this information is sent to manufacturing department,
that in turn inform purchase inventory and other related departments so as to produce the best benefits and satisfaction of the consumer or as well as customer. तो यहाँ इंटीग्रेटेड मैंने पहले कहा कि यहाँ पर फीडबैक इन्वॉल्व हो जाती है कि जो भी फीडबैक हमें मिले उस फीडबैक को के बेस पर अपने जो प्रोडक्शन है, अपना जो प्रोडक्ट है, उसमें नेसेसरी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. Consumer satisfaction is almost important because customer is the real beneficiary of the product और वहीं से हमारी अर्निंग, वहीं से हमारा सर्वाइवल फर्म का पॉसिबल है. तो यहाँ पर कंज्यूमर की नीड को समझने की ज़रूरत है और उसके बाद हमारे फर्म को उसकी नीड के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने की या प्रोडक्ट की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज या प्रोडक्ट का जो हमारे जो इवन मार्केटिंग है उसमें भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है. क्योंकि बहुत क्लियर है कि जब तक हम कस्टमर की सेटिस्फैक्शन को नहीं करेंगे तब तक हमारा प्रोडक्ट मार्केट में एक नेगेटिव मार्केटिंग के रूप में दोबारा शुरू हो जाएगा. क्योंकि कि हमने कुछ फीडबैक दी, उसके बावजूद भी प्रोडक्शन में कोई सुधार नहीं है, उसके बाद लोग उसको खरीदना बंद कर देंगे और प्रॉपरली प्योर इग्नोरेंस शुरू हो जाएगी उसकी. रियलाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल इंक्लूडिंग प्रॉफिट्स. ऐसा नहीं है कि हमें कस्टमर को ही ध्यान में रखना है, हमें अपने जो फर्म है उसका सर्वाइवल का भी ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एक जो मिनिमम लेवल है उस तक का तो प्रॉफिट शुरू हो जाए ताकि एक ब्रेक इवन में इन बर्थ स्टेज पर हमारी कंपनी, हमारी फर्म खड़ी हो सके कि अगर लॉस प्रॉफिट ना हो तो लॉस भी ना होना चाहिए. हम अपने जो हमारी जो मैन पावर इन्वॉल्व है, जो हमारी इंडस्ट्री में जो बाकी जो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब उससे पूरे हो सकें, तभी वो कंपनी हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पर पॉसिबल है और उसके बाद फर्दर ग्रोथ पॉसिबल है. So this was the kind of about marketing and their concept. The next is what was the history. As I said, in India, if I say in 1960s about the first marketing or some advertising was done through All India Radio, and if we see before that, that was the example of after independence. If we see the before means early 19, so even marketing was there, but not at massive level. That was the kind of local level or kind of industry to industry level or kind to region based level, but that was not at national or international level. But although marketing history start in 19th century, in all day marketing before 1950, this often meant identifying strategy and tactics for simply selling more product and service with little regard for what customer really wanted. तो ये हम लोग मीन्स अगर हम कंपनी की या मैनेजमेंट की बात करें तो 1950 से हम लोगों ने डोर टू डोर या इस तरह से हम लोगों ने एक तरह से मार्केटिंग को समझना शुरू किया और इनके बेनिफिट्स को समझना शुरू किया, कस्टमर की नीड को समझना शुरू किया. मैंने पिछले शुरू में बताया था कि यह सबसे पहले जो ऐड हमने, अगर मैं अपनी बात करूं तो एक बहुत ऐड आता था निरमा वाला, निरमा वॉशिंग पाउडर. उसमें एक छोटी सी बच्ची है, वो जो एक आइकन के रूप में उसमें आती है. वो आज भी शायद टीवी पर आता होगा, हमें तो टाइम नहीं मिलता टीवी देखने का, लेकिन आज भी वो आता होगा. तो डेट वाज द काइंड ऑफ मोटिवेशनल एड कि लोग निरमा वॉशिंग पाउडर को क्यों खरीदें. उसमें क्वालिटी बताते थे कि इस कपड़े धुलने पे कपड़े वाइट रहेंगे, कपड़ों में एक चमक आएगी, कपड़े जल्दी वीक नहीं होंगे, फटेंगे नहीं. इस तरह की जब क्वालिटी हम कस्टमर को बताएंगे थ्रू ऑडियो और वीडियो, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगा कि नहीं, इस चीज़ को भी, इस प्रोडक्शन को भी एक बार यूज करने की ज़रूरत है. तो ये हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस ये सब शुरू हुआ और रिजल्ट आपके सामने है कि आज हम देखते हैं कि बहुत कुछ डिपेंड है हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पर. इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग द स्टेज ऑफ बार्टर.
In pre-industrial revolution, world was characterized by an एग्रीकल्चर कम हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी। आप देखें कि इवन इंडिया में तो एग्रीकल्चर और हैंडीक्राफ्ट ही उस समय होते थे, बाकी जो प्रोडक्शंस हैं वो बहुत बाद में शुरू हुए। हमारी जो जितनी भी इवन इकोनॉमी थी इंडिया की, वो मैक्सिमम बेस्ड थी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से जो भी हमें इनकम होती थी और वही इनकम बाकी चीज़ों में फिर यूटिलाइज होती थी फॉर द डेवलपमेंट। द स्टेज ऑफ मनी इकोनॉमी, उसके बाद में जो मनी इकोनॉमी की स्टेज आई, उस स्टेज में क्या किया कि मार्केटिंग का थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिलने लगी, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर हो या और बहुत सारे सेक्टर, एलाइड सेक्टर हों, उसमें जो इनकम हो उस इनकम को किस तरह से, या उस जो प्रोडक्ट्स जो बन रहे थे इवन हैंडीक्राफ्ट या एग्रीकल्चर, उनको भी थोड़ा सा उन किसानों के लिए सम एडवर्टाइजमेंट शुरू हुए, सम मार्केटिंग, यानी कि उस समय जो एग्रीकल्चर में जो इवन खाद था, बीज था, इन सब के बारे में काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन शुरू हुई। लेकिन जो सही में सोचा जाए या रियली जो मार्केटिंग की जो स्टेज है, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद ही जो आपका मार्केटिंग है दैट कुड टेक प्लेस इन ए रियल सेंस, क्योंकि यहाँ से एक मार्केट में एक काइंड ऑफ कंपटीशन शुरू हुआ। लोगों को अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने की ज़रूरत पड़ी, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में बताने की ज़रूरत पड़ी, किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट करेंगे और कौन कौन से मेथड कम्युनिकेशन के यूज करेंगे, मीन्स प्रिंट में यूज करेंगे या आपका अखबारों में फिर ऐड आना शुरू हुआ, ऑडियो वीडियो के रूप में ऐड शुरू हुआ, और लोग भी उतनी ही ईगरता के साथ, उतनी तत्परता के साथ लोग उनको सुनने के लिए, उनको प्रोडक्ट को जानने के लिए लोग तैयार रहते थे। इस तरह से मास प्रोडक्शन और मास डिस्ट्रीब्यूशन और मास इंफॉर्मेशन ये शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। द स्टेज ऑफ कंपटीशन, जैसे ही हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद में तो आप देखिए मार्केट में एक तरह से कंपटीशन की बाढ़ आएगी, किसका प्रोडक्ट अच्छा, सेम प्रोडक्ट इफ प्रोडक्ट बाई मैनी फर्म एंड मैनी कंपनीज, तो उसके बाद में लोगों ने एक होड़ सी मच गई, एक कंपटीशन सा हो गया कि विच प्रोडक्शन और विच प्रोडक्ट इज गुड। उसके लिए भी लोगों ने डिफरेंट मीन्स यूज किए ताकि लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके और लोग उस इंफॉर्मेशन से मोटिवेट होकर के, उस इंफॉर्मेशन को ग्रैप्स करके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाने, एंड दैट टू बाय यूजिंग द प्रोडक्ट। ये नहीं कि किसी लीफलेट के रूप में उसको पढ़ें या किसी उसके बाद में उसको नहीं, ठीक है प्रोडक्ट अच्छा है, जब तक उसको कस्टमर या यूजर यूज नहीं करेगा प्रोडक्ट के बारे में रियल सेंस में, वो नहीं अवेयर हो पाएगा। तो मार्केटिंग ने यहाँ उस प्रोडक्ट को यूज करने की सलाह दी, और यूज करने के बाद उसके बाद फिर जो फीडबैक मिली, उस फीडबैक ने एक तरह से दूसरे जो कस्टमर उसको भी मोटिवेट किया कि नहीं दैट प्रोडक्ट इज गुड। दूसरा जो आपका प्रोडक्शन हब है या कंपनी है या फर्म है, उसको भी फीडबैक मिली कि अगर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट या कुछ और पॉसिबल सजेशंस जो उनको मिले, उन्होंने उसको मॉडिफाई करके दोबारा फर्म में उतारा। तो ये मार्केटिंग ने टू वेज में काम किया। पहला, वन साइड फ्रॉम कंपनी साइड, दैट marketing inform all the qualities of product to the customer, and in other side, at the customer side, customer has also given some feedback, some motivation, some even suggestions for the further improvement of product as well as production। तो यहाँ दोनों के वजह से मार्केट एक कम्पिटिटिव हुआ, और उसके बाद में मार्केटिंग इतनी इम्पोर्टेंट हो गई कि आज आप देख रहे हैं कि मार्केटिंग इज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर, चाहे वो स्मॉल लेवल बिजनेस हो, चाहे वो हाई लेवल बिजनेस हो, मार्केटिंग इज टेकिंग प्लेस एवरीवेयर एज ए इम्पोर्टेंट टूल, एज ए इम्पोर्टेंट की फैक्टर आल्सो। इमरजेंस ऑफ मार्केटिंग, जैसे हमने कहा कि मार्केटिंग जैसे प्रोडक्ट शुरू होता है वहीं से उसकी ज़रूरत शुरू हो जाती है, टू नो द कस्टमर, टू नो द कस्टमर्स नीड। उसके बारे में यहाँ अगर हम मार्केटिंग को इस चार्ट से देखें, मार्केटिंग जो डिपेंड है दैट इज डिपेंड ऑन कंपटीशन एंड कैपेबिलिटी, और अदर साइड में कस्टमर बैठा हुआ है, कंज्यूमर कहिए, कस्टमर बैठा हुआ है,
और उस तक पहुंचने के लिए एक कोऑर्डिनेशन और साथ में परफॉर्मेंस दोनों का ब्लेंडेड मोड जरूरी है, तभी हम कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। यानी कि एक प्रोडक्ट के जितनी भी कैपेबिलिटी हैं कॉम्पिटिटिव मार्केट में विद कोऑर्डिनेशन और विद परफॉर्मेंस ऑफ कंपनी, हम अपने कंज्यूमर तक, हम अपने कस्टमर तक उसकी क्वालिटीज़ को बताने में सफल हो जाते हैं या उसको मोटिवेट कर पाते हैं कस्टमर को। तो दैट इज काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स मार्केटिंग, एंड हियर कंज्यूमर और कस्टमर इज एट सेंटर लेवल, मीन्स इट इज कस्टमर सेंट्रिक और कंज्यूमर सेंट्रिक। ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी, जहाँ ऑर्गेनाइजेशन की भी कुछ कैपेबिलिटीज़ हैं, उन कैपेबिलिटीज़ को भी हमारे जो कस्टमर है उसको पहुंचाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने अर्लियर स्लाइड में कहा है कि कंज्यूमर की जब डिमांड बढ़ी तो ऑर्गेनाइजेशंस को अपना प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो हाई करनी पड़ी, लेकिन साथ में हमें अपने कस्टमर को ये भी बताने की ज़रूरत है। अगर आप, मैं रिसेंट एग्जांपल लूँ, आप देखते हैं कि अगर आप ऑनलाइन कोई चीज़ सेल करते हैं आइदर फ्रॉम फ्लिपकार्ट और अमेजन और एनी अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स, तो वहाँ आपको टाइम ड्यूरेशन ऑलरेडी वो देता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट्स आपके पास 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में डिलीवर हो जाए। यानी कि उसने अपनी कैपेबिलिटी कस्टमर के साथ शेयर कर दी। उसके बाद कस्टमर राजी होता है कि नहीं, ये प्रोडक्ट मुझे ठीक है 3 दिन में भी चलेगा या 4 दिन में भी चलेगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी कैपेबिलिटीज़ के बारे में कस्टमर को बताने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो कस्टमर है वो भी समझ सके कि व्हाट आर द कैपेबिलिटी, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द कंपटीशन की। हम बात बहुत कर रहे हैं कि कंपटीशन, जब कॉम्पिटिटिव टाइम होता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मार्केटिंग कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर जो टॉप लेवल टू बॉटम लेवल की जो मैनेजमेंट है या इसमें जो ह्यूमन रिसोर्स है, उन सब में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, और बिना उनके प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के आप मार्केटिंग को इतने प्रभावी तरीके से, इतने इफेक्टिव रूप से यूज़ नहीं कर पाएंगे और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक नहीं पहुंच पाएगी। यस, परफॉर्मेंस इज आल्सो गुड इंडिकेटर और गुड फैक्टर फॉर द मार्केटिंग। यहाँ परफॉर्मेंस से हमारा मतलब है कि डिलीवरी, यानी कि प्रॉपर डिलीवरी हमारे कंज्यूमर तक, हमारे कस्टमर तक अगर प्रोडक्ट की हो रही है, उसके बाद जो प्रोडक्ट की है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, यानी कि फीडबैक के रूप में हमारे जो कस्टमर है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, वो किस तरह की फीडबैक देता है। तो यहाँ ये जो हमारे फैक्टर्स हैं, परफॉर्मेंस कहिए, कोऑर्डिनेशन कहिए, कंपटीशन कहिए, ऑर्गेनाइजेशन कैपेबिलिटीज कहिए, these all are the important for marketing or as well as to understand the concept of marketing. Then next is what marketers do. कॉम्पिटिटिव मार्केट है, प्रोडक्शन भी तैयार है, प्रोडक्ट इज रेडी। अब ऐसे केस में जो मार्केटिंग करते हैं, दे आर नोन एज मार्केटर्स। व्हाट दे हैव टू डू in order to reach the goal of creating a relationship that hold values for customer and for the organization, marketers use a diverse toolkit that include but not limited, means ये sufficient नहीं, इसके और इसके अलावा इसके beyond भी marketers यूज कर सकते हैं टूल्स या इंडिकेटिव्स। वो है, पहला है टारगेट मार्केट्स। टारगेट मार्केट्स मीन्स मार्केटर कौन है? मार्केटर, मार्केटर इज ए मैनेजर, सेल्स मैनेजर और सी में भी द सेल्स मैनेजर। वो सेल्स मैनेजर को सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स करना होता है कि मुझे एक पर्टिकुलर टाइम में इतना प्रोडक्ट सेल करना है, दैट ही और सी हैज़ टू डिसाइड, और साथ में इस एरिया को कवर करना है और इतने टाइम तक मेरा इतना प्रोडक्ट सेल हो जाना चाहिए। दैट इज टारगेट मार्केट्स। एंड प्रोडक्ट्स ऑब्लिक सर्विस, किस तरह का हम प्रोडक्ट है, किस तरह की सर्विस हम अपने कस्टमर को दें जिससे हमारी जो प्रोडक्शन है और उसमें जो तैयार हो रहा है प्रोडक्ट वो कंज्यूमर तक, कस्टमर तक टाइमली और
चीपर रेट में या इकोनॉमिक रेट में उस तक पहुंच पाए। प्रमोशन, which type of promotion activities should be taken there for the promotion of the this product। डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रोडक्ट को, मीन्स व्हाट वे बी द वे दैट वी डिस्ट्रीब्यूशन में आप फिर डोर टू डोर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या कुछ जो दुकान शॉप्स हैं उनके साथ आप काइंड ऑफ एमओयू करेंगे या अपने खुद के आप आउटलेट खोलेंगे। ये डिस्ट्रीब्यूशन की भी एक तरह से मार्केटिंग मैनेजर को या सेल्स मैनेजर को पहले से सोचना होगा कि हमारा प्रोडक्ट किस वे में डिस्ट्रीब्यूट होगा कस्टमर को। प्राइसिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर, कितनी प्राइस होनी चाहिए, वो मैंने कहा कि ये फीडबैक पर और डिस्कशन पर और इवन स्टडी पर और रिसर्च बेस होता है कि प्राइस किस तरह की प्राइस रखें कि हमारा जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसमें कम से कम प्राइस हम ऐसा रखें कि जो हमारा भी लॉस ना हो, प्रॉफिट में रहे हमारी फर्म और कस्टमर भी उससे अट्रैक्ट हो उस प्राइस से और उसको खरीदने के लिए एक तरह से मोटिवेट हो सके। सर्विसेज is also most important thing, because if we are not providing good services to the customer or consumer, वहाँ भी हमारी जो फर्म है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ वो उसका भी सर्वाइवल उससे अफेक्टेड होता है। सर्विस मीन्स किस टाइप की सर्विस हो सकती हैं, वो प्रोडक्ट को टाइम से पहुँचाने की सर्विस, प्रोडक्ट को सेफली पहुँचाने की। कई बार क्या प्रोडक्ट डिलीवरी में ही वो डैमेज हो जाता है इतना कि वो यूजफुल नहीं हो पाता कस्टमर को। प्राइस रिड्यूस करें या प्राइस को एक लेवल तक लाने की ज़रूरत है, वो भी एक सर्विसेज में आता है। उसके बाद में जो आपके जो स्टोर्स हैं, कितने स्टोर्स आप खोल रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ये सर्विसेज में आता है। किस तरह की आप डिलीवरी अपने कस्टमर को दे रहे हैं, किस तरह का जो आपका जो स्टाफ का बिहेवियर है, दैट आल्सो कम्स अंडर द सर्विस। ये सारी एक्टिविटीज़ अगर हमारे सेल्स मैनेजर इन सारी एक्टिविटीज से, सारे फैक्टर्स से, इन इम्पोर्टेंट फैक्टर्स से अवेयर है, देन ही और सी में क्रिएट ए गुड टीम फॉर मार्केटिंग। और यहाँ भी चूँकि हम डे 1 से कह रहे हैं कि यहाँ भी ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इसमें टाइम में हमारी ट्रेनिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इफ़ वी सी इन पास्ट डेज और अर्लियर डेज, उस समय मार्केटिंग किसी और तरह से होती थी। आज मार्केटिंग एक लार्ज लेवल पर थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया, इवन आप कोई भी सोशल साइट्स पे देखेंगे तो वहाँ भी आपको 2-4 ऐड मिलते थे। पहले ऐड किस पर होते थे, टेलीविज़न पर, रेडियो पर या अखबारों में। आज आप देखेंगे इवन आपकी जो सोशल मीडिया और इसमें बीच बीच में डिफरेंट काइंड ऑफ बग, डिफरेंट काइंड ऑफ छोटे छोटे से वो आते रहेंगे। इवन आप कोई अगर यूट्यूब पर या किसी पर मूवी भी देख रहे हैं तो इसमें भी एक या आधा मिनट का आपको कोई एडवर्टाइजमेंट आपको ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो मार्केटिंग थ्रू वेरियस मीडिया एंड थ्रू वेरियस वेज, मार्केटिंग इज टेकिंग प्लेस इन everywhere because it's become so intensive to reach to the customer to sell their product। और यहाँ इतने सारे जो फैक्टर हमने डिस्कस किए, दे बिकम मोर इम्पोर्टेंट। देन मार्केटिंग इन न्यू इकोनॉमी, इसको हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि पहले भी मार्केटिंग होती रही है, लेकिन अब इन न्यू इकोनॉमी मार्केटिंग बिकम मच मोर इम्पोर्टेंट। सो न्यू इकोनॉमी है क्या? न्यू इकोनॉमी की अगर हम बात करें उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे कि सब्सटेंशियल इंक्रीज इन परचेजिंग पावर। आज लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गई है। पहले लोग परचेज कम करते थे, पहले लोग सोचते थे कि अरे ये चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं है, कल देखेंगे। बट नाउ एवरी पर्सन की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। द ग्रेटर वैरायटी ऑफ अवेलेबल गुड्स एंड सर्विस, पहले कुछ ही चीज़ मिलती थी, कुछ ही प्रोडक्ट अवेलेबल थे। आज एक ही प्रोडक्ट डिफरेंट कंपनी का, डिफरेंट उसमें रैपर्स में, डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, और उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं थ्रू वेरियस सोर्स, दैट में बी द प्रिंट और मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ए ग्रेट ईज
टू इंटरेक्टिंग एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स। बहुत सारे तरीके हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेस कर सकते हैं, ऑफलाइन प्लेस कर सकते हैं। ये भी बहुत सारे ऑप्शंस कस्टमर के पास हो गए हैं। एंड एबिलिटी टू कंपेयर नोट्स ऑन प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप इवन मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आप कस्टमर के पास आज एबिलिटी है कि वो कोई कस्टमर को एनालाइज कर सकता है, कंपेयर कर सकता है उनकी क्वालिटी एंड प्रोडक्शन पर। सो टुडेज कंपनीज हैव आल्सो न्यू कैपेबिलिटीज। आज कंपनियों के पास भी, अगर वो तो कस्टमर के सेंस में था, यहाँ अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी दे आल्सो बिकम्स मोर eager and more capability, having more new capability. What capability may be? Ability to operate powerful information sales channel। आज हमारी जो कंपनीज हैं वो अपनी इंफॉर्मेशन को पावरफुल तरीके से अपने कस्टमर तक पहुंचाने का काम कर सकती हैं थ्रू डिफरेंट सेल्स चैनल्स। जैसे मैंने कहा कि सेल्स चैनल्स में इवन आप अगर अमेजन पे या किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से कोई चीज़ खरीदते हैं, उसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा नहीं, यस वी शुड बाय दैट। एबिलिटी टू कलेक्ट फुलर एंड रिचर इंफॉर्मेशन अबाउट मार्केट। आज हम एक रूम में बैठे हुए थ्रू डिफरेंट वेज हम अपने मार्केट जो कस्टमर है उसके माइंड सेट को समझने बहुत जल्दी समझ सकते हैं और उसको कौन सी नीड्स है उनको समझ सकते हैं। फास्टर इंटरनल कम्युनिकेशन एमंग एम्प्लॉय। आज हम कहें कि हमें एम्प्लॉय को अपने अभी बताना है कि नहीं, हमें ये हमें डिसीजन लेना है और ये हमें स्ट्रेटजी लेनी है, तो उसके लिए पहले चिट्ठी लिखते थे, वो पहुंचती थी, या नोट एक सर्कुलर निकलता था। लेकिन आज बहुत सारे वे हैं कि इंस्टेंटली सब कस्टमर को, सारे जो हमारी कंपनी में जो फर्म में जो एम्प्लॉय हैं उन सबको एट इंस्टेंट सबको वो इन्फॉर्म किया सकता है कि दिस इज अवर न्यू स्ट्रेटजी, हमें ऐसे करना है। सेल्स एड्स, कूपन, सैंपल एंड इंफॉर्मेशन टू कस्टमर। यस, ये अब तो आप देख रहे हैं कि कस्टमर को हम लोग कूपन भी दे रहे हैं, इवन सैंपल्स भी देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप इसको यूज करो, देन टेल अबाउट आवर प्रोडक्ट। और उसके बाद में अगर उनको कहते हैं कि नहीं अब आप और भी खरीद सकते हैं इसको। इम्प्रूव्ड परचेजिंग, रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, कस्टमाइज ऑफरिंग एंड सर्विस टू द इंडिविजुअल कस्टमर। आज हमारे लिए कस्टमर सेंट्रिक है और उसके लिए हम जो भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए कंपनी बहुत सारे वेज तैयार करती है और उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करती है। इम्प्रूव एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, इम्प्रूव लॉजिस्टिक एंड सर्विस क्वालिटी, जिसकी हम बात कर रहे हैं। आज कंपनी न्यू जो आपकी जो मार्केट है उसमें ये सब कर रही है टू रीच आउट टू द कस्टमर और एज वेल एज कंज्यूमर। इवन आप देख रहे हैं कि बहुत सारी जो फर्म्स हैं वो और बहुत सारे तरह से इंटेंसली मार्केटिंग में इन्वॉल्व हैं। कस्टमर, इवन आप देखेंगे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर भी इन्होंने अपॉइंट कर दिए हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के साथ किस तरह के रिलेशन हैं उनको इम्प्रूव करने कैसे किया जा सकता है, अपनी मार्केट को प्रोडक्शन मार्केट की रीच आउट कैसे बढ़ाई जा सकती है, इसके लिए डिफरेंट स्पेसिफिक डिपार्टमेंट डिविजन्स भी आजकल कंपनियों में होने लगे हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मार्केटिंग, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो इवन न्यू मार्केट में भी इतने ही इफेक्टिवली काम कर रहे थे और ओल्ड मार्केट में भी। दैट इज वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन। अगर कस्टमर की वैल्यू कंपनी को है और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन उसके लिए प्राइम, उसके लिए जो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है, तो मार्केटिंग इसी को ओरिएंट करके की जाती है कि हम अपने कस्टमर की वैल्यू को समझें और उसके कस्टमर को हम ये रियलाइज़ करें कि हम जो हैं या हमारी कंपनी या हमारा प्रोडक्ट आपको वैल्यू करता है और आपकी हर ज़रूरतों को हम पूरा करेंगे, यानी उसको सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाने की ज़रूरत है। मार्केट्स मीन्स जहाँ हमारा प्रोडक्ट बिक रहा है वो दैट इज़ कॉल्ड एज मार्केट। जहाँ भी चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो, चाहे वो एक कॉर्नर पर हमारी वो प्रोडक्शन हो रहा है या प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए रेडी है, मीन्स कस्टमर इवन सोसाइटी हमारे लिए मार्केट है। मार्केटिंग हमने कहा है कि इट इज़ ए काइंड ऑफ एक्सचेंजिंग, मार्केटिंग मार्केट्स टू ब्रिंग अबाउट प्रॉफिटेबल एक्सचेंज रिलेशनशिप बाय क्रिएटिंग वैल्यूज एंड सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स। हमारे कस्टमर को क्या चाहिए, उसको किस तरह से सेटिस्फाई किया जा सकता है,
किस तरह से उसको वैल्यूएबल कस्टमर बनाया जा सकता है और उसको क्या-क्या फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी है, दैट ऑल कम्स अंडर द मार्केटिंग। कोर मार्केटिंग एक्टिविटीज़, कुछ कोर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे आप रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं और उसके लिए आप कई बार अपना जो वो ये है प्रोडक्ट है वो सैंपल में भी देते हैं। दीज आर द कोर मार्केटिंग। Marketing management basically it's arts as well as science of choosing target market and building profitable relationship with them, involve getting, keeping and growing customers through creating, delivering and communicating superior customer value। तो ये हमारे जो एक्टिविटी है, जहाँ हमारे लिए कस्टमर सर्वोपरि है, कस्टमर की नीड्स को समझना, कस्टमर को हम एक हाई लेवल तक रखकर अपने प्रोडक्ट को उस तक पहुंचाना, अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको बताना, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मिक्स इज इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमने मार्केटिंग की सिंपल बात करें तो वहाँ हम बात करें अपने प्रोडक्ट को हम बस सेल करना है, उसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, बट मार्केटिंग मिक्स ए न्यू टर्मिनोलॉजी and it is very important in terms of your exam and this assignments. So what is marketing mix? Marketers use numerous tools to elicit desired response from their target market and these tools constitute a marketing mix। यानी कि मार्केटिंग में जितने भी टूल्स यूज होते हैं, एंड व्हाट आर द टूल्स, these all tools are known as 4Ps, means 4Ps is the marketing mix। What are the 4Ps? One P is product, the second is price, third is place and fourth is promotion। इन चारों का जो कॉम्बिनेशन है दैट इज नॉन एज मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्ट को आप समझते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी, वैरायटी, डिज़ाइन, फीचर्स, ब्रांड नेम, पैकेजिंग, इन सब के बारे में प्रॉपर ध्यान रखना। दूसरा, किस तरह की प्राइसेस होनी चाहिए, लिस्ट प्राइस कितना होगा, कितना डिस्काउंट, क्या अलाउंस, क्या क्रेडिट टर्म है, पेमेंट पीरियड एट्सेट्रा, प्लेस कहाँ कहाँ वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, एंड प्रमोशन मीन्स किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट के सेल्स कर रहे हैं, थ्रू एडवर्टाइजिंग या थ्रू पब्लिक रिलेशन और थ्रू डायरेक्ट मार्केटिंग। दीज ऑल 4P इज द मार्केटिंग मिक्स। यहाँ एक एग्जाम्पल एक इलस्ट्रेट किया गया है कि मार्केटिंग मिक्स फॉर ए कंपनी, मार्केटिंग मेकिंग टूथपेस्ट। एक कंपनी टूथपेस्ट बनाती है, उसने 3 वैरायटी बनाई, रेगुलर, मिंट एंड जेल, और ब्रांड नेम था उसका एंकर, और उसका 100 ग्राम का, 250 ग्राम का, और इवन सिंपल पैकिंग करी रेड और ब्लू की। ये उसने प्रोडक्ट के कुछ क्वालिटीज बना कर के अलग अलग तरीके से उसने रख दिया, यानी कि 250 ग्राम का पैकेट, 100 ग्राम का पैकेट, वो डिफरेंट कलर का, डिफरेंट टेस्ट के, सबके प्राइस भी अलग रख दिए। और उनका हमने किया कि इनको जो प्लेस है वो प्लेस भी मेडिकल स्टोर से मिलेंगे, आउटलेट से मिलेंगे, या कहीं और से मिलेंगे, या ओपन मार्केट से मिलेंगे। और उसकी प्रमोशन के लिए हमने क्या किया, रेडियो को यूज किया, और डायरेक्ट मार्केटिंग हमने मीन्स लोगों को डोर टू डोर जा कर के भी किया, कई बार सेल्स पर्सन से भी हमने उनकी मार्केटिंग कराई। अब हमें इसमें देखने के लिए क्या आया, कुछ ऑब्जर्वेशन है। देयर आर 4 Cs, यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग टू द 4 Ps। 4 Ps जो मार्केटिंग मिक्स था, हमने एक जो टूथपेस्ट कंपनी थी उसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि डिफरेंट कलर के, डिफरेंट टेस्ट के और डिफरेंट साइज के टूथपेस्ट बनाए। तो इन 4 Ps के कॉरस्पॉन्डेंस में अगर हम कस्टमर के बिहाफ पे देखें तो व्हाट वाज द फीडबैक। पहला था कस्टमर, प्रोडक्ट के लिए कस्टमर सॉल्यूशन, प्राइस के लिए कस्टमर कॉस्ट, प्लेस के लिए कन्वीनियंस, और प्रमोशन के लिए कम्युनिकेशन। यानी कि प्रोडक्ट के लिए थोड़ा ज़रूरी है कि कस्टमर को ध्यान में रखा जाए कि किस तरह का प्रोडक्ट, यानी कस्टमर की टेस्ट, नीड, इसको ध्यान रखा जाए। प्राइस ऐसा हो जो कस्टमर को भी थोड़ा सा समझ में आए। प्लेस कोई भी तरीका हो लेकिन हमारे जो कस्टमर को प्रोडक्ट कन्वीनियंसली मिल जाए। और प्रमोशन मीन्स what communication way you are using। So
Winning organization would be those which can meet customers' need economically and conveniently and with effective communication. ये importance हो जाती है marketing mix की या 4Ps की. What is next? So this is your first unit. I am taking 1 minute and I am coming back. Yes, this is so next important unit is introduction to sales management. What is sales management? In earlier slides, we discussed what is marketing, what are the concept of marketing, and what are the important factors which are involved in marketing, and what is the marketing mix, and how marketing mix is important for good marketing. Here, introduction to sales management. मार्केटिंग हमने समझ लिया कि हमें किस तरह से मार्केटिंग करनी है, लेकिन अब हमें अपने प्रोडक्ट को सेल करना है और सेल में मार्केटिंग भी इन्वॉल्व है और आपका जो जो डिफरेंट हब्स हैं, जो डिफरेंट और जो तरीके हैं, वो सब इन्वॉल्व हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से सेल आउट करें और कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करें. तो इन दिस यूनिट वी विल बी एबल टू नो what are the scope of sale functions. हमारे सेल फंक्शंस के क्या स्कोप हैं. इंटरडिपेंडेंस बिटवीन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस. सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरह से इंटरडिपेंडेंस है. कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन इन सेल्स मैनेजमेंट. सेल्स मैनेजमेंट के लिए हम जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन करते हैं उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. फ्रेमवर्क ऑफ जॉइंट डिसीजन मेकिंग इन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन. जो सेल्स को बढ़ाने के लिए दो चीज़ इम्पोर्टेंट है. वन इज डिसीजन मेकिंग एंड सेकंड इज डिस्ट्रीब्यूशन. दोनों में किस तरह का कोऑर्डिनेशन है उसको समझेंगे हम. एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सेलिंग फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट. इट इज काइंड ऑफ वेरी स्पेसिफिक आवर प्रोग्राम व्हाट वी आर डिस्कसिंग, दैट इज फार्मास्यूटिकल सेल्स मैनेजमेंट. सो तो हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं उस तरह को उनको सेल करने के क्या फीचर्स हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, उनको भी हम समझेंगे इस यूनिट में. पहला लेते हैं हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजी और इसमें हमारा रोल इन द एक्सचेंज प्रोसेस. सेल हमारी या डिस्ट्रीब्यूशन हमारी, इनकी स्ट्रेटजी किस तरह की होनी चाहिए या क्या है, ये दोनों आपस में क्या इंटरचेंजेबल हैं या क्या डिपेंडेंट है एक दूसरे पर. देखिए पहला है सेल्स. सेल्स को अगर हम कॉमन वे में समझें और डिस्ट्रीब्यूशन को समझें तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि दोनों सेम है. बेसिकली हमारा प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक पहुंच जाए, चाहे वो हमें सेल्स का अपना तरीका है कि वहाँ पर एक सेल्समैन होगा, वो प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुँचाएगा. डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे डिफरेंट जो हमारे शॉप्स हैं, डिफरेंट जो हमारे हब्स हैं, उनके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक, अपने कंज्यूमर तक पहुंचाएं. लेकिन हम अगर सिंपली वे में देखें तो बोथ आर इंटर
डिपेंडेबल, दोनों एक दूसरे पर एक डिपेंडेंसी हैं, क्योंकि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को देखें तो वहाँ सेल्स एक यूनिक रूप में यूनिक वे इट इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना है, चाहे वो स्मॉल लेवल पर हो चाहे वो लार्ज लेवल पर हो। सिर्फ सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन को हम एक स्मॉल और लार्ज लेवल पे एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कई बार सेल्स भी लार्ज लेवल पर होती है। तो यहाँ जो बेसिक चीज़ है कि अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो भी स्ट्रेटजी, वेदर सेल्स और वेदर डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिक इम्पोर्टेंस हो जाती है कि हमारे कस्टमर तक हमारा प्रोडक्ट पहुंचे, और दैट इज जो हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि मिनिमम टाइम में पहुंचे, इकोनॉमिक रेट में पहुंचे, साथ में हम लोग उसके जो फीडबैक है उसको भी सुनने के लिए तैयार रहें, और उन फीडबैक के बेस पर अपने प्रोडक्ट में प्रॉपर मार्केटिंग, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग और प्रॉपर प्रोडक्शन में अगर कोई सुटेबल पॉसिबल चेंज हो सकता है उसको भी एक्सेप्ट करें। तो यहाँ मार्केटिंग जो प्रोसेस है उसमें फॉलोइंग स्टाफ जो है वो इन्वॉल्व है, जैसा पहला है कॉन्टैक्ट, दूसरा है प्रोस्पेक्टिंग, नेगोशिएशन एंड ट्रांजैक्शन, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कलेक्शन। जब हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इनिशियल लेवल पर हम लोग कॉन्टैक्ट ढूंढते हैं किनके माध्यम से हमारा प्रोडक्ट बिक सकता है, यानी कि फाइंडिंग एंड कम्युनिकेटिंग विद प्रोस्पेक्टिव बायर्स। जैसे हमारे जो बायर्स हैं, कहाँ बायर्स हमारे मिलेंगे अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रोस्पेक्टिंग, मीन्स किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट को, किस तरह की सर्विस हम यूज करें, कौन से हम सप्लायर यूज करें, कौन सी मार्केट यूज करें कि हमारे जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स हैं उन तक हमारा प्रोडक्ट। निगोशिएशन, जहाँ निगोशिएशन मीन्स प्राइसिंग यहाँ पे बिकम इम्पोर्टेंट, क्योंकि प्राइसिंग ही निगोशिएट होती है। प्राइस कई बार ज़्यादा होते हैं तो कस्टमर से बात करिए, कस्टमर से फीडबैक लेकर के हम प्राइस भी निगोशिएट करते हैं। इवन प्राइस प्रिंट में वही दिखाई देगी, लेकिन हम वहाँ भी हमारा निगोशिएशन होता है कि हम इस प्रोडक्ट को होल सेल में या रिटेल में हम इतने का अपने कस्टमर को दे पाएंगे। प्रमोशन के बताए मैंने, बहुत सारे तरीके होते हैं प्रमोशंस के, चाहे वो प्रिंट हो चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। हमें बेसिकली अपने कस्टमर को जो डिफरेंट प्रमोशंस के थ्रू, चाहे वो कूपन हो सकता है, चाहे वो सम वो हो सकता है इंसेंटिव हो सकता है, या सम कंसेशन हो सकता है, और हमारा प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको हमें अपने कस्टमर को पहुंचाने के लिए जो भी हमें वे हमें यूज करना है, दैट ऑल कम्स अंडर द प्रमोशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे हमारा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि ट्रांसफ़र, ये किस तरह से हमारा सेफ हमारा डिलीवरी हो सकती है हमारे कस्टमर को, इन सब का भी ध्यान हमें रखना ज़रूरी है, और ये मार्केटिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट कस्टमर और कंज्यूमर इंफॉर्मेशन एंड रेवेन्यू इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम अपने कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, या फिर जो आइडियाज़ हैं, जो हमारे एक तरह से जो इनपुट हैं, उनको उनके बेस पर हम अपने जो प्रोडक्शन है उसमें मॉडिफिकेशन कर सकें। तो ये सब आता है कलेक्शन में, कि इट इज़ टू वे, कि हम अपने कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है उनको कलेक्ट करें, और उसके बाद उसके बेस पर हम अपने प्रोडक्शन में नेसेसरी चेंज कर सकें, ताकि वो अपने हमारे जो कस्टमर हैं उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं, उन पर वो खरा उतर सकें। इंडिपेंडेंस ऑफ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने कहा कि ये दोनों एक तरह से इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे के ऊपर। कैसे? ऑल ऑर्गेनाइजेशन यूज देयर ऑन सेल फोर्स और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क टू रीच आउट देयर कस्टमर्स। दोनों ही तरीके से हम अपने कस्टमर तक रीच आउट करते हैं। द इमर्जिंग प्रैक्टिस टू बी यूज ऑन सेल्स फोर्स, सेल टू होल सेलर। आप चाहे होल सेलर में हो, चाहे सेमी होल सेलर में हो, चाहे आप रिटेलर में हो, ये सब के लिए हमारा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन बोथ बिकेम इम्पोर्टेंट। दूसरा, अगर हम डिसीजन की बात करें, डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू एलोकेट सर्टेन रेस्पॉन्सिबिलिटी इन सेल्स प्रोसेस,
to its channel member, would define the scope of responsibility of its own sales force, thereby would determine the type of personnel and ये दोनों ही में सेल्स कहें चाहे हम डिस्ट्रीब्यूशन कहें, दोनों को प्रमोशन के लिए ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। इवन हम अर्लियर इसमें भी कहते आ रहे हैं कि ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट एट एवरी लेवल, चाहे वो मिडिल लेवल है, चाहे वो जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल है, चाहे वो प्रोडक्शन लेवल है, ट्रेनिंग ऑलवेज बिकम्स इम्पोर्टेंट। और ये हमारे जो मैन पावर है या जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको जो कॉम्पिटिटिव माहौल है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में अच्छा काम करने के लिए भी तैयार करता है, टू मेक रेडी इन इवन कॉम्पिटिटिव मार्केट और मैनेजमेंट। ये हमारा दोनों की इंडिपेंडेंसी होगी कि दोनों एक दूसरे पर इंडिपेंडेंट हैं। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है दैट इज सेल्स मैनेजमेंट, फॉर्मुलेशन ऑफ सेल्स स्ट्रेटजी। हम अपने इस तरह की सेल्स स्ट्रेटजी तैयार करते हैं ताकि हम अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकें। इसकी कुछ इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी हैं, मैं उनके बारे में पहले बात करता हूँ। जैसे डिसाइडिंग अपॉन टाइप एंड क्वालिटी ऑफ सेल्स पर्सनल रिक्वायर्ड, किस तरह की हमारी क्वालिटी होनी चाहिए सेल्स की और किस तरह के पर्सनल उसके लिए ज़रूरी हैं, उस क्वालिटी को मेंटेन करने के, उस क्वालिटी को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए। उसके बाद कितना हमारा जो सेल्स फोर्स है उसका साइज़ कितना होगा, कितने लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद में जो सेल्स डिपार्टमेंट है इवन उसका लेआउट किस तरह का होगा, डिज़ाइन किस तरह का होगा, टेरिटरी डिज़ाइन, हम लोग टेरिटरी डिसाइड करेंगे किस टेरिटरी, कितनी टेरिटरी होगी। रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेस, अगर हमको स्पेसिफिक सेल्स करनी है तो उसके लिए हम रिक्रूटमेंट करेंगे तो डेफिनेटली उसके लिए पहले ही हम लोग प्लान कर चुके होंगे हमें इस तरह का हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए जो हमारे सेल्स को और आगे ले जा सकता है। टास्क एलोकेशन, रिक्रूटमेंट के बाद भी हमें अपने टास्क एलोकेट करने पड़ेंगे अपने जो वर्क फोर्स है। कंपनसेशन भी हमको देना होता है अपने एम्प्लॉय को। परफॉर्मेंस अप्रेजल, yes it is a very important in management because performance appraisal is a factor who decide for the further promotion or further incentive or further increment of the human resource। फीडबैक मैकेनिज्म हमको एक डेवलप करना है। मैनेजिंग कंट्रोल, मैनेजिंग चैनल रिलेशनशिप, यहाँ कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हो चाहे वो इंटरनल स्टाफ के साथ रिलेशनशिप हो, इसके लिए भी हमें प्रॉपर चैनल हमें रखने की ज़रूरत है। और कोऑर्डिनेशन तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ हमें जितने मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैं इवन जितने हमारे कस्टमर हैं उन सबके साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन की स्ट्रेटजी तैयार होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा असेसमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन एंड कॉर्पोरेट गोल्स। देखिए जब हमने शुरू किया है ये मार्केटिंग तो यहाँ पहला इम्पोर्टेंट चीज़ था कि हमारी कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस में या कॉर्पोरेट जो हमारे गोल्स हैं उनको हम किस तरह से फिक्स करेंगे, क्योंकि जहाँ मार्केट कॉम्पिटिटिव हो जाती है वहाँ सेल्स मैनेजर का या मार्केटिंग मैनेजर का या पब्लिक रिलेशन मैनेजर का जो रोल है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है टू असेस द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, किस तरह की कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस हैं और हमारे क्या कॉर्पोरेट गोल्स हैं और उसको हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो साउंड मार्केट एनालिसिस, चूँकि यहाँ असेसमेंट की बात की है तो असेसमेंट के लिए एनालिसिस होना ज़रूरी है। साउंड मार्केट एनालिसिस इज आल्सो ए प्री रिक्विजिट टू ऑब्जेक्टिव सेटिंग फॉर सेल्स स्ट्रेटजी, स्पेसिफिकली द कंपनी वुड नीड टू नो। इसके लिए कंपनी को ज़रूरी है जानना कि किस तरह की वो स्ट्रेटजी लगे। पहला है करंट साइज एंड ग्रोथ रेट ऑफ मार्केट, अभी कितना करंट साइज है मार्केट का और फर्दर कितनी ग्रोथ पॉसिबल है, ये हमारे जो मार्केटिंग मैनेजर है उन सबको पता होना चाहिए। दे मस्ट बी अवेयर। कंज्यूमर नीड्स क्या है, उनके एटीट्यूड क्या है, उनका ट्रेंड क्या है, किस तरह का वो परचेजिंग बिहेवियर है, दे शुड बी अवेयर अबाउट दैट। कॉम्पिटिटर एनालिसिस कवरिंग मीन्स जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं वो किस तरह की करंट स्ट्रेटजी लिए हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस किस तरह की आ रही है और उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं,
इस सब को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है हमारे पब्लिक रिलेशन मैनेजर को या मार्केटिंग मैनेजर को या फिर कस्टमर रिलेशनशिप ऑफिसर। ये सारे के सारे टर्मिनोलॉजी डिफरेंट हो सकती हैं, बट इनका जॉब फंक्शन इन सब का एक ही है। इन सब का एक ही रोल है, टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर, और उसके लिए वट एवर स्ट्रेटजी, वट एवर वे दे वुड लाइक टू डू इन ए पॉजिटिव मैनर, दे शुड डू। क्योंकि यहाँ पर लर्नर सेंट्रिक एक्टिविटी है, और उसके लिए जो हमने जो बात की है मार्केटिंग मिक्स की, डेट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट to understand the behavior of customer, or to modify or to develop the proper strategy at management level to reach out the customer। तो 4P इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि the sales related marketing decisions which significantly contribute to sales strategy formulation that affect both quantitative and qualitative sales management objective। जो कंपनी ने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कुछ ऑब्जेक्टिव रखे थे। क्वालिटेटिव मीन्स हमारे जो प्रोडक्ट है उसके कुछ बेंचमार्क है, हमारा प्रोडक्ट इस तरह का होगा, ये साइज होगा, ये क्वालिटी होंगी। क्वांटिटी मीन्स हम इस लेवल तक हम बेचेंगे, इस लेवल तक हम अर्न करेंगे और इस लेवल तक हमारा प्रॉफिट होगा। ये सब क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। इन दोनों ऑब्जेक्टिव को इधर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, इनको अचीव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी हैं, जैसे डिसीजन ऑन व्हाट टू सेल। पहला इम्पोर्टेंट है कि हम क्या बेचें, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम बेचें, हमारा जो कस्टमर है उसकी नीड के अकॉर्डिंग हो और हमारी कंपनी उसको बनाने में सक्षम हो, यानी कि हमारे पास जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास अवेलेबल है। what product and what specific mix of product that company has to decide to sell। ये इम्पोर्टेंट है हमारे कंपनी को जानना है कि हमें क्या ऐसा बनाएं। डिसीजन ऑन होम टू सेल, हम किसको बेचें हैं, यानी कि कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया कस्टमर की नीड से, ये कौन कौन से कस्टमर हैं। आप देखेंगे एक ही प्रोडक्ट कई बार डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट नाम से बिकता है, क्योंकि वो उनकी जो रीजनल वो है नीड्स हैं उनको पूरा कर रहा होता है। तो इसलिए किसको बेचना है वो उस पर भी हमें अपनी एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत हो, किस तरह से उसको हम बेच सकते हैं। डिसीजन ऑन प्राइस, प्राइस के केस में भी ये इम्पोर्टेंट रहता है कि कितने का प्राइस, हम किस तरह का प्राइस रखें कि हमारे लिए वो कस्टमर सेंट्रिक हो, कस्टमर उसको खरीदने के लिए रेडी हो, कस्टमर एग्री हो उसको खरीदने के लिए। सेटिंग सेल्स ऑब्जेक्टिव, जो बेचना है हमको उसके लिए कुछ सेल्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनको किस तरह से तैयार किया जाता है या कौन कौन से होने चाहिए। यहाँ कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, डेट इज सेल्स वॉल्यूम इन यूनिट और रुपीज़, सेल्स कॉस्ट, अकाउंट्स रिसीवेबल, यानी कि जो हम अकाउंट्स रख रहे हैं, अमाउंट रख रहे हैं वो रिसीवेबल हो। इन्वेंट्री लेवल बेसिक फंक्शन, डीलर सपोर्ट, फीडबैक, इनपुट, ये सारे वो हैं कि जो हम पहले गोल डिसाइड करता है फर्म, उनको किस तरह से अचीव करना है और कौन कौन सी चीज़ अचीव करनी है, ये हमारी गोल्स में आते हैं जिनको हमें सेट करना है फॉर द गुड सेल ऑफ प्रोडक्ट। वो है पहला है सेल्स वॉल्यूम, कितना हमको बेचना है, चाहे वो यूनिट का हो, कितनी यूनिट बेचनी है, कितने रुपए का सामान बेचना है। जो सेल्स कॉस्ट है वो कितनी उसकी कॉस्ट रखनी है, जो हमने कॉस्ट रखी है वो सच में मार्केट में रिलायबल है, रिसीवेबल है, किस तरह के फंक्शन, बेसिक फंक्शन हैं, जो हमारे डीलर हैं यानी कि जो आउटलेट हैं, हब्स हैं, शॉप्स हैं, उनको किस तरह की सपोर्ट हमें मिल रही है, प्रॉपर वेदर इट इज़ प्रॉपर सपोर्ट, और यहाँ भी हमें कहीं कहीं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या कहीं इंसेंटिव एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। फीडबैक, फीडबैक तो इम्पोर्टेंट है ये, चूँकि बिना उसके ना तो हम अपने प्रोडक्ट में कुछ इम्प्रूव कर पाएंगे, ना अपने प्राइस हम सेट कर पाएंगे, ना हम अपना प्रोडक्शन की क्वालिटी कर पाएंगे, इसलिए फीडबैक इज़ मोर इम्पोर्टेंट। उसके बाद में आता है कि कुछ जो सेल्स हैं उसमें कुछ फोर्स नीडेड है। फोर्स मीन्स जैसे कि हम लोग कहते हैं कि जो कस्टमर तक जाते हैं
वहाँ डोर टू डोर जाते हैं, जो प्रॉपर मीडिया है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम लोग करते हैं। दीज आर द फोर्सेस, यानी कि जिस तरह से हम अपने कस्टमर को रेडी करते हैं उस अपने जो प्रोडक्ट है उसको बाय करने के लिए, दीज ऑल कम्स अंडर द सेल्स फोर्सेस। एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? देखिए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की क्वालिफिकेशन, दैट इज वन दैट ही और शी शुड बी qualified in the related field, and second, he or she must have some kind of experience for the sales management or marketing management. These are the quality, these are the qualification for medical representative, और ये हम लोग जो अर्लियर यूनिट्स हैं उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। Then what is next? या हम जो बात कर रहे थे कि टेरिटरी डिज़ाइन या सेल्स है, तो उसके लिए हम टेरिटरी भी डिसाइड करते हैं कि किस तरह की कौन कौन सी टेरिटरी होगी जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। जैसे मैंने बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टेरिटरी वाइज भी जो हमारी सेल्स स्ट्रेटजी हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, एरिया स्पेसिफिक हो सकती हैं, रीजन स्पेसिफिक हो सकती हैं। जैसे आप देखें कि उसका जो कवरिंग है, रैपिंग है, वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए। अगर आप उसको सपोज करिए आपने कोई प्रोडक्ट है जिसका रैपर आपने यहाँ हिंदी में तैयार किया है नॉर्थ के लिए, उसको आप साउथ में ले जाएंगे तो दैट रैपर मे नॉट बी एक्सेप्टेबल, मे नॉट अट्रैक्टेबल फॉर द कंज्यूमर और कस्टमर ऑफ दैट रीजन। तो इसलिए टेरिटरी के अकॉर्डिंग हमें मार्केटिंग स्ट्रेटजी, अपनी सेल्स स्ट्रेटजी डिसाइड करनी होती है। यहाँ हम देखिए जो इम्पोर्टेंट हैं, जोग्राफिकल बेसिस, किस तरह के जोग्राफिकल एरिया में किस तरह की चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। सेल्स पोटेंशियल, अगर आप कोई चीज़ ऐसे एरिया में बेचेंगे जहाँ पॉपुलेशन डेंस है, वहाँ की सेल्स स्ट्रेटजी दूसरी होंगी, और जहाँ स्कैटर्ड है वहाँ के लिए स्ट्रेटजी एकदम डिफरेंट होंगी। सर्विसिंग, रिक्रूटमेंट बेसिस, workload basis, these all are the terminology what we have discussing again and again. Sorry, 1 second. यहाँ एस्टेब्लिशिंग द मैनेजिंग चैनल, सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन। यहाँ चैनल्स की जब हम बात करते आ रहे हैं, हमने कहा कि वो आउटलेट्स हैं, वो चैनल्स हैं, शॉप्स हैं, मॉल्स हैं, रिटेल शॉप्स हैं, इवन डोर टू डोर जो हम सर्विस पहुंचा रहे हैं थ्रू सेल्समैन, दीज ऑल द चैनल्स, ऑल आर द चैनल्स। तो यहाँ हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है मैनेजमेंट के लिए कि चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट डीलर इंसेंटिव प्रोग्राम टू स्टिमुलेट डिस्ट्रीब्यूटिव आउटलेट्स। डेफिनेटली हम आउटलेट को जितना इंसेंटिव दे रहे हैं और दूसरी कंपनी अगर उससे ज़्यादा देने लगेगी तो वो डिस्ट्रीब्यूटर उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए ज़्यादा मोटिवेशन दिखाएगा। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम जो अपने इंसेंटिव हैं, अपने जो इवन जो अपने जो उसके लिए जो शेयर है वो टाइम टू टाइम उस पर एनालिसिस करते रहना चाहिए। डिसाइडिंग अपॉन प्रोसीजर ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, हम अपने जो डीलर हैं उसके पास जो अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि अभी रेट आपने इतना रेट कर लीजिए, इसको थोड़ा कम कर लीजिए, इसमें थोड़ा ये इंसेंटिव दे दीजिए, वो इन्फॉर्मेशन क्विकली पहुंचनी चाहिए आपके रिटेलर डीलर को, चाहे वो होलसेल डीलर है। डिसाइडिंग अपॉन मेजर्स टू इंश्योर एंड प्रमोट डिलीवरी डीलर लॉयल्टी, हमें अपने डीलर की लॉयल्टी पर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और उसको लॉयल बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम उनको जो इंसेंटिव दे रहे हैं या उनको जो प्रॉफिट शेयरिंग दे रहे हैं वो टाइम टू टाइम एनालाइज हो, और उनको हम टाइम टू टाइम डिसाइड करते रहें, यानी कि उसको बढ़ाते रहें या उसको एक तरह से कन्वीनियंसली उसको अपने फर्म के या अपने प्रोडक्ट के लिए लॉयल उसको बना पाएँ। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम अपने जो मैनेजिंग चैनल्स हैं उनमें किस तरह का सपोर्ट और किस तरह का कोऑर्डिनेशन हम लोग डेवलप कर पाएँ। एक है फ्रेमवर्क फॉर जॉइंट डिसीजन मेकिंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट। यहाँ बेसिकली है कोऑर्डिनेशन कि
कई बार क्या होता है कि एक डिसीजन ले लिया सेल्स वालों ने, और वो डिसीजन मैनेजमेंट, जो डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, उसको एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, या उसको बाद में पता चला, या उसको उसने एक्सेप्ट नहीं किया, या उसको चूँकि वो कस्टमर के ज़्यादा करीब था, उसे लगा कि ये कस्टमर सेंट्रिक नहीं है। तो यहाँ एक जॉइंट डिसीजन होने की ज़रूरी है दोनों के बीच में, सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट में, कि अगर कोई भी डिसीजन हो तो वो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से, प्रॉपर डिस्कशन से, प्रॉपर ब्रेन स्टॉर्मिंग या और बहुत सारे जो हैं, और इवन आई वुड से कि ये जो मैनेजमेंट के जो रूल हैं, दैट इज़ मार्केटिंग मिक्स, उस सब को फॉलो करता हो, या उस सबको एक तरह से एक पॉइंट पर श्रिंक करता हो, तभी वो जो डिसीजन है, जॉइंटली लिया हुआ डिसीजन हमारे कस्टमर सेंट्रिक होगा, फर्म सेंट्रिक होगा, और जो हमारे जो गोल हमने लिए हैं उन तक पहुंचने के लिए वो मदद करेगा। तो यहाँ एक चार्ट दिखाया है कि किस तरह से जो जॉइंट डिसीजन है वो इम्पैक्ट करता है। इफ आई टॉक अबाउट अचीवमेंट ऑफ गोल्स, सेल्स गोल्स, तो यहाँ जो अचीवमेंट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से, कंपनी सेल फोर्स से, पर्सनल एंड प्रोस्पेक्टिंग, यानी कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपना इतना प्रोडक्ट बेच पाएंगे, इनको बेच पाएंगे, तो यहाँ भी दोनों हमारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी और जो कंपनी की जो सेल्स फोर्स है, दोनों इम्पोर्टेंट हैं। पर्सनल एंड नॉन पर्सनल प्रमोशन, चाहे वो दोनों के प्रमोशन, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हो, चाहे वो कंपनी के सेल्स फोर्स के द्वारा हो, बोथ आर इम्पोर्टेंट, यानी कि अगर जॉइंट डिसीजन है तो दोनों के लिए वो एक्सेप्टेबल होने चाहिए। मेंटेनिंग इन्वेंट्री, अकाउंट रिसेबल प्राइस, इंफॉर्मेशन फीडबैक, तो ये जितने भी हम डिसीजन ले रहे हैं अपने सेल्स को प्रमोट करने के लिए, अपने सेल्स को अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए टू द कस्टमर, उसके लिए डिसीजन जब हम लें तो वो आउटराइटली या यूनिटरी ना लें, उसके लिए जो हमारा सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन है दोनों की जॉइंट कोऑर्डिनेशन से लें, तभी वो कस्टमर की नीड को पूरा कर पाएगा। ये सब उसी के बारे में है। ये आपका यूनिट डिसाइड यूनिट 2 आपका समाप्त हुआ, और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम और पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए, कल तक के लिए विदा लेते हैं। अगर कोई सवाल आपके मन में है, आपने जो असाइनमेंट का जो इशू उठाया है, डेफिनेटली उसको आई विल टेक केयर कि उसको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है, ताकि आपके असाइनमेंट इवेल्युएट हो जाए। हैव यू सबमिटेड ऑल असाइनमेंट, ऑल 6 असाइनमेंट? यस सर। ऑल 6? ओके, तो आई पर्सनली विल टेक केयर, और कल देखते हैं, कल रीजनल सेंटर चंडीगढ़ से बात करके कि आपके असाइनमेंट का स्टेटस क्या है, वेदर आरसी हैज फॉरवर्डेड दीज असाइनमेंट टू राइट प्लेस और दे आर इवेल्युएटिंग देमसेल्फ। उसके बारे में कल हम चर्चा करेंगे। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके।